नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है, जिसके लिए दिल्ली के दरबार में सियासी समीक्षा भी शुरू हो चुकी है। उच्च सदन से राष्ट्रपति भवन तक चुनाव हो रहे हैं, तो वहीं लोकतंत्र की चुनावी बिसात में ये मुकाबला भी रोचक होने जा रहा है। इसी पर आधारित आज की हमारी खास पेशकश में हम आपको बताते हैं कि सबसे बड़े लोकतंत्र का वो गणित जो पिछले कई सालों में अब बदली हुई नजर आने वाली है। देश के सर्वोच्च पद के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके बाद सभी दलों ने सियासी समीक्षा शुरू कर दी है। तो वहीं इस बार के राष्ट्रपति चुनाव भी रोचक बनने जा रहा है, क्योंकि हाल ही में हो रहे राज्यसभा चुनाव से सदन की गणित बदल रही है। तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग होने से वोटों के गणित में कई सालों के बाद बदलाव हो रहा है। आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव की वो गणित जो कई सालों के बाद अब बदलने जा रही है। सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ी परीक्षा, रायसीना के रेस की सियासी समीक्षा, लोकतंत्र की चुनावी बिसात, देश के सर्वोच्च पद का चुनाव। आखिर कौन होगा अगला राष्ट्रपति? राष्ट्रपति यानी देश का पहला सबसे बड़ा संवैधानिक पद, भारतीय लोकतंत्र का पहला सर्वोच्च नागरिक। देश के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है और इसी के साथ अब इस पद की रेस शुरू हो गई है। Value of the votes of the elected members of the state legislative assemblies combined is 5,43,231, and similarly of all the MPs combined, it is all these slides would also be given to you. I suppose they must be already tweeted and must be with you on your system. So the states is 5,43,231, MPs is 5,43,200, so almost equal, and total is 10,86,431. While the electoral college consists of MPs who are 776 and MLAs of the entire country who are 4,033, totaling to the voter list of 4809. About the whips, it is also clarified that political parties cannot issue any whip to their MPs and MLAs in the matter of voting in the presidential election. There is no whip which is permissible in this election. राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीख की घोषणा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने किया तारीख का ऐलान। 18 जुलाई को होगा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। 21 जुलाई को देश को 16वें राष्ट्रपति मिलेंगे। 15 जून को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 जून। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर आखिर कौन अगला नाम होगा, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तारीख घोषित कर दी है। तारीखों के ऐलान के बाद रायसीना के रेस की समीक्षा भी शुरू हो गई है। अब चर्चा यही है कि किस पार्टी से कौन अब देश के सर्वोच्च पद के लिए नामित होगा। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। इससे पहले देश के अब तक 14 राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, तो वहीं अब देश को अपना 16वां राष्ट्रपति भी मिलने जा रहा है। अब तक के राष्ट्रपति, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 3 मई 1962, जाकिर हुसैन 13 मई 1967, वराहगिरी वेंकटगिरी 3 मई 1969, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969, वराहगिरी वेंकटगिरी 24 अगस्त 1969, फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974, बासपा दनप्पा जती 11 फरवरी 1977, नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977, ज्ञानी जेल सिंह 25 जुलाई 1982, रामास्वामी वेंकटरमन 25 जुलाई 1987, शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992, के आर नारायणन
25 जुलाई 1997, एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002, प्रतिभा पाटिल 25 जुलाई 2007, प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012, रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017। चुनाव के ऐलान के बाद अब सियासी गलियारों में अपने अपने उम्मीदवार कौन हो, इसके लिए चर्चा शुरू हो गई है। तो वहीं इसके लिए पार्टियां गणित लगाना शुरू कर चुकी है। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव हर बार से अलग और रोचक होने जा रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि इस चुनाव के बाद 2024 के चुनाव में कौन किसके साथ होगा ये भी पता चल जाएगा। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में ये भी अंदाजा लग जाएगा कि विपक्ष किस हद तक एक साथ आगे आ सकता है। इधर चुनाव के दौरान अब उम्मीदवारों पर भी नजर लगाना शुरू हो गया है। एक कारण बीजेपी की ओर से किया जाने वाला ऐलान भी है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से अपने ऐलानों से चौंकाती जा रही है, उस तरह से इस बार भी चौंकाने वाला ऐलान किया जा सकता है। पिछली बार 17 जुलाई 2017 को नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। तब लगभग 50% वोट एनडीए के पक्ष में थे। साथ ही क्षेत्रीय दलों में भी अधिकतर दलों का समर्थन मिल गया था। इस बार भी कुछ क्षेत्रीय दलों की मदद से एनडीए अपनी पसंद का राष्ट्रपति चुनने के करीब है। हालांकि अभी अगले कुछ दिनों में होने वाले राज्यसभा चुनाव के बाद इसकी पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ श्री रामनाथ कोविंद जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, is ending on 24th July 2022, as all of you know. As per Article 62 of the Constitution of India, an election to fill the vacancy caused by the expiration of the term of office of the outgoing president is required to be completed before the expiration of the term, which in this case is 24th July 2022. Article 324 of the Constitution, read with the Presidential and Vice Presidential Election Act, copies of which are here outside. You can also take copies. And the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974 vests the superintendence, direction and control of the conduct of election to the office of the President of India in the Election Commission of India. And Commission therefore, as I said, is fully geared up to discharge and perform this duty in a very free and fair way. इस बार का राष्ट्रपति चुनाव इसलिए भी खास रहेगा क्योंकि करीब 23 साल के बाद सांसदों के वोट का मूल्य घट जाएगा। 1997 से लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के एक वोट का मूल्य 708 था, लेकिन इस बार ये घटकर 700 पर आ सकता है। वोट का मूल्य घटेगा। हर राज्य के विधायकों के वोटों की वैल्यू अलग अलग है। अभी वोटों की वैल्यू 1971 की आबादी के हिसाब से, जिस राज्य में जितने ज्यादा विधायक वहाँ वोटों का मूल्य उतना ज्यादा। यूपी में 403 विधायक है तो यहाँ एक विधायक के एक वोट की कीमत 208। सिक्किम में महज 32 विधायक है तो यहाँ एक विधायक के वोट की कीमत 7। सांसदों के वोट का मूल्य के घटने की वजह जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग है। यहाँ एक विधायक के वोट की वैल्यू 72 है। जम्मू कश्मीर में अभी तक सभी विधायकों के वोट का मूल्य 6264 था। So the notification would be on 15th June, that is Wednesday. Last date for making the nomination would be 29th June, that is Wednesday. Date for scrutiny of nominations would be 30th June, that is Thursday. Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022. And date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022. That happens to be Monday. Thereafter, we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared, that would be 21/7/2022. Well in advance, then the 24th of July, the last date of the Honorable President being in the office. सांसदों के वोट का मूल्य घटेगा। सांसदों के वोट का मूल्य विधायकों की वोट वैल्यू से निकाला जाता है। देश में अभी 4120 विधायक हैं। 2017 में सभी विधायकों के वोट का मूल्य 5,49,495 था। लोकसभा और राज्यसभा की संख्या में भाग देने पर एक सांसद के वोट का मूल्य मतलब 5,49,495 को 776 से भाग देने पर जो आंकड़ा आएगा वही एक सांसद के वोट का मूल्य होगा। इसे भाग देने पर 708 आता है।
लिहाजा 2017 के चुनाव के वक्त एक सांसद के वोट का मूल्य 708 था। जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग होने की वजह से इस बार विधायकों की संख्या घटकर 4033 हो गई है। इससे विधायकों के वोट की वैल्यू भी घटकर 5,43,231 हो गई है। इससे सांसदों के वोट का मूल्य 700 रह जाएगा। The Election Commission, in consultation with the central government, appoints the ROs once from the Lok Sabha and second time from the Rajya Sabha. So this time, Secretary General Rajya Sabha will be appointed as the returning officer for the present election. The nomination paper of a candidate has to be delivered only at Delhi, an office designated by the RO. On nomination के, and it cannot be at any other place, it has to be only at Delhi. Nomination में proposer के रूप में कम से कम 50 proposers, 50 members of the electoral college will propose, and another set of 50 will second. They would be not common, new. So one set for proposing and one set for seconding. मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई को खत्म होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार अगले राष्ट्रपति का चुनाव मौजूदा कार्यकाल के खत्म होने से पहले होना जरूरी है। ऐसे में आपको बताते हैं कि इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे होता है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के जरिए होता है। सांसद और विधायक मतदान करते हैं। चुनाव आयोग की देखरेख में ये पूरी प्रक्रिया होती है। इलेक्टोरल कॉलेज ऊपरी और निचले सदन के चुने हुए सदस्यों से मिलकर बनता है। साथ ही इससे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के चुने हुए सदस्य भी होते हैं। यहाँ केवल बहुमत के आधार पर ही उम्मीदवार विजय नहीं होता, बल्कि उन्हें वोट का खास कोटा हासिल करना होता है। गणना के दौरान आयोग बैलेट के जरिए डाले गए वैध मतों की गिनती करता है। उम्मीदवार को डाले गए वोट का 50% और एक अतिरिक्त वोट हासिल करना होता है। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद अब देश में नए राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार अपने पक्ष में वोट मांगने के लिए तमाम राज्यों का दौरा भी करेंगे। नए समीकरण बनने बिगड़ने की संभावना बनेगी। तो वहीं हाल ही में हो रहे राज्यसभा चुनाव के बाद भी इसकी तस्वीर और साफ होगी। ऐसे में अब देखना होगा कि देश के सर्वोच्च पद पर आखिर कौन आसीन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया से स्वागत है। एक तरफ राष्ट्रपति के चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने वाले राज्यसभा सदस्यों के लिए 15 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इनमें से करीब 11 राज्यों में विभिन्न दलों के 41 उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली है, तो वहीं 4 राज्यों की 16 सीटों के लिए मुकाबला रोचक बना हुआ है। आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं राज्यसभा में चुनाव की जंग और पूरा गणित। सबसे बड़े लोकतंत्र के उच्च सदन के लिए चुनावी बिसात तो पहले ही बिछ गई थी, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आने लगे, मुकाबला रोचक होता चला गया। कई राज्यों में तो आपसी रजामंदी से सदन जाने का रास्ता साफ हो गया, लेकिन 4 राज्यों में दोनों पार्टियों के उम्मीदवार उतारने से मुकाबला रोचक बन गया। होटल और रिजॉर्ट में पॉलिटिक्स के बीच जितना रोचक मुकाबला हो रहा है, उतना ही रोचक सदन की गणित भी हो रही है। एक और इन चुनाव में एनडीए को नुकसान होने जा रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और कई दल राज्यसभा में अपनी गणित बढ़ा रहे हैं। देश के लिए बनाए जाने वाले कानून जिस सदन से पास होने के बाद राष्ट्रपति तक पहुंचते हैं, उस सदन के लिए अब तक 11 राज्यों में विभिन्न दलों के 41 उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। लेकिन हरियाणा और राजस्थान में निर्दलीय उम्मीदवारों की अचानक एंट्री से मुकाबला कड़ा हो गया। तो वहीं कर्नाटक में संख्या नहीं होने के बावजूद सत्तारूढ़ भाजपा, कांग्रेस और जद एस के द्वारा चौथी सीट के लिए अपनी किस्मत आजमाने का कदम इस चुनाव को नया रंग दे गया। तो
वहीं महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के एक अतिरिक्त उम्मीदवार खड़ा करने के फैसले ने चुनाव कराना अनिवार्य कर दिया। अब इन राज्यों में 10 जून को चुनाव हो रहे हैं और इस दिन ही ये भी तय हो जाएगा कि आखिर कौन सदन में जाकर जनता के हित की बात करेगा। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को मतदान है, जबकि 2 अन्य सीटों पर उपचुनाव 13 जून को है। इस तरह से कुल 59 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। इन 59 राज्यसभा सीटों में से बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का 31 सीटों पर कब्जा है, जिसमें से 25 सीटें बीजेपी और बाकी 6 सीटें उसके सहयोगी दल के पास हैं। तो वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए के पास 13 सीटें हैं। लेकिन मौजूदा समीकरण के लिहाज से एनडीए को नुकसान तो यूपीए को फायदा मिलता दिख रहा है। राज्यसभा की खाली सीटें 4, उम्मीदवारों की संख्या 5, चुनाव जीतने के लिए चाहिए 41 मत। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से कांग्रेस के पास 108 और भाजपा के पास 71 विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस 2 और भाजपा पर 1 जीत हासिल करेगी। लेकिन कांग्रेस ने अपने जिन 3 नेताओं को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है, उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी। तो वहीं भाजपा ने केवल 1 उम्मीदवार पूर्व विधायक घनश्याम तिवारी को मैदान में उतारा है, जबकि पार्टी निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा का समर्थन कर रही है। कांग्रेस को अपने तीनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए 15 और वोटों की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए मौजूद संख्या से 11 ज्यादा वोट चाहिए होंगे। हम चाहते हैं कि इस बार ऐसे परिणाम आने चाहिए जैसे कि भविष्य में कोई हॉर्स ट्रेडिंग करने के प्रयास नहीं करे। ये बड़ा मानना है, क्योंकि परंपरा डाल रही बीजेपी वाले हॉर्स ट्रेडिंग की। भैरव सिंह जी थे, तब से मैं देख रहा हूँ उनको तंग किया गया, उनको ले जाना पड़ा चौकी ढाणी के अंदर अपने विधायकों को, अपनी पार्टी विधायकों को। ये परंपराएं जो बीजेपी वाले डाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस बार सबक ऐसा मिलना चाहिए कि भविष्य में ये नौबत नहीं आए। इस बार तीनों सीट हम जीतने आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है और हमारा कुनबा एकजुट है पूरा 26 लोगों का। जहाँ तक राज्यसभा के चुनाव का सवाल है, तो राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक कैंडिडेट घोषित किया है और जो सरप्लस वैल्यू है वो दूसरे को समर्थन देने की बात कही है। बाकी इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को आत्मलोकन करना चाहिए कि उन्होंने विधानसभा में कितना काम किया, जनता का कितना काम किया और विकास के लिए कितना काम किया और कितने समय कांग्रेस के विधायकों को बाड़ेबंदी में रखा गया। लोकतंत्र में ये स्थिति कहाँ तक उचित है, इस पर कांग्रेस को आत्मलोकन करना चाहिए। राज्यसभा की खाली सीटें 2, उम्मीदवारों की संख्या 3, चुनाव जीतने के लिए चाहिए 31 मत। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के पास 31 विधायक है। ये संख्या उसके उम्मीदवार अजय माकन की जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है। तो वहीं भाजपा के पास 40 विधायक है। पार्टी ने जहां पूर्व परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार को मैदान में उतारा है, तो वहीं कार्तिकेय शर्मा का समर्थन करने का ऐलान किया है। ऐसे में ये मुकाबला रोचक हो गया और बात बाड़ेबंदी तक पहुंच गई। राज्यसभा की खाली सीटें 6, उम्मीदवारों की संख्या 7, चुनाव जीतने के लिए चाहिए 42 मत। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से भाजपा के पास 106, शिवसेना के पास 55, कांग्रेस के पास 44 और राकपा के पास 53 वोट है। तो वहीं राकपा के 2 वोट नवाब मलिक और अनिल देशमुख जेल में है। निर्दलीय और छोटी पार्टियों के पास संयुक्त रूप से कुल 29 वोट है। भाजपा ने राज्य में 3 उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादिक शामिल हैं। शिवसेना के 2 उम्मीदवार हैं प्रवक्ता संजय राउत और संजय पवार। राकपा और कांग्रेस, जो महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है, ने एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल और इमरान प्रतापगढ़ी शामिल हैं। ऐसे में शिवसेना को क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है और उसने भी दिल्ली के रास्ते के लिए होटल की ओर रुख कर लिया। राज्यसभा की खाली सीटें 4, उम्मीदवारों की संख्या 6, चुनाव जीतने के लिए चाहिए
45 मत। 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के पास 70, भाजपा के पास 121 और जद के पास 32 विधायक हैं। सत्तारूढ़ भाजपा को 4 में से 2 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की उम्मीद है, लेकिन चौथी सीट ने मुकाबले को रोचक बना दिया। चौथी सीट के लिए कांग्रेस और भाजपा ने एक अतिरिक्त उम्मीदवार को उतार दिया। यदि माना जाए तो सभी पार्टियां क्रॉस वोटिंग होने से बच जाएंगी, तो कांग्रेस को इन चुनावों में फायदा होने वाला है। तो वहीं एनडीए की संख्या राज्यसभा में घटने वाली है। फिलहाल की स्थिति में भाजपा के 95 सांसद हैं। 29 सांसदों के साथ कांग्रेस दूसरा सबसे बड़ा दल है। तृणमूल कांग्रेस के 13, डीएमके के 10, बीजेडी और आप के 8, तो टीआरएस के 7, वाईएसआर कांग्रेस के 6, सीपीएम, एआईडीएडीएम के सपा, राजद और जदयू के 5 सांसद हैं। एनसीपी के 4, बसपा और शिवसेना के 3 सांसद हैं, जबकि 5 मनोनीत सांसद भी हैं। तो वहीं सीपीआई के 2 सांसदों के अलावा 1 सांसदों वाली पार्टियां हैं। इनकी कुल संख्या 17 है। तो वहीं अब माना यह भी जा रहा है कि चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा की सीटों की संख्या 21 से 23 के बीच रहेगी। इसमें 14 सांसद पहले से निर्वाचित हो चुके हैं। जिन राज्यों में चुनाव है वहां की 7 सीटों पर उसकी जीत तय है। यानी भाजपा के 26 रिटायर हो रहे सांसदों की जगह नए आने वाले सांसदों की संख्या कम होगी। उसे 3 से 5 सीट का नुकसान होगा। तो वहीं कांग्रेस के सांसदों की संख्या 8 से 11 के बीच रहेगी। यानी रिटायर्ड हो रहे 6 सांसदों की तुलना में उसे 2 से 5 सीटों का फायदा होगा। बसपा का राज्यसभा में अब कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा। उसके 3 सांसद भी रिटायर हो रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी की सीटों की संख्या दहाई में पहुंच जाएगी। ऐसे में अब 2024 तक भाजपा किस तरह सदन में बहुमत प्राप्त कर बिलों के पास कराने में अग्रसर होगी और इन चुनावों का आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में किस तरह का असर रहेगा, ये तो परिणाम के बाद ही तय होगा। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा क्या वोटों की गणित को संभाल सकती है, ये भी इन चुनावों के परिणाम के बाद तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। चलिए इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।